All right. So good evening, everybody, and this is class number 4 of moving charges and magnetism. This is the fourth class. और अब तक हमने जो भी चीज इस पूरे चैप्टर में डिस्कस किया, द नेम ऑफ द चैप्टर इज मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो इसमें हमने जो भी कुछ अभी तक किया उसको हम बहुत क्विकली अभी रिवाइज करने जा रहे हैं। ठीक है, अगले 10 मिनट में हम पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज कर लेंगे कि पिछली 3 क्लासेस में अभी तक हमने क्या किया। तो सबसे पहले वी स्टार्टेड ऑफ बाय सेइंग कि मैग्नेटिक फील्ड नाम की एक चीज होती है, और मैग्नेटिक फील्ड जिस तरह से हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, अलग अलग तरह के फील्ड्स होते हैं, उसी तरह से एक हमारे पास चीज होती है मैग्नेटिक फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड मासेस अपने अराउंड बनाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस अपने अराउंड बनाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट्स अपने अराउंड बनाते हैं। मैग्नेट्स अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं जिसमें अगर कोई दूसरा मैग्नेट आ गया वो या तो अट्रैक्ट होगा या फिर रिपेल होगा। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट होती है दैट इज कॉल्ड एज टेस्ला, एंड दिस कैन आल्सो बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक flux upon area, or you can also say this is equal to Weber by meter square. ओके, ये तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ऑर्स्टेड। सो उन्होंने हमको कुछ लॉज दिया। सो ऑर्स्टेड्स लॉज में हमारे पास क्या था कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है, मतलब कि किसी वायर में बैटरी लगी है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, और कोई करंट कैरिंग वायर है, इस करंट कैरिंग वायर के आसपास हमने कहीं मैग्नेटिक नीडल अगर रख दी, मैग्नेटिक कंपस रख दिया अगर कहीं पे, सो इस नीडल में डिफ्लेक्शंस शो होनी स्टार्ट हो जाती है, मतलब कि a current carrying wire carries some sort of magnetic field around itself. फिर जब हमने इस करंट की डायरेक्शन को चेंज करके देखा तो इस मैग्नेटिक नीडल की जो डिफ्लेक्शन थी वो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी चेंज हो गई, मतलब कि करंट की डायरेक्शन चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। तो ये थे ऑर्स्टेड्स के कुछ लॉ, लेकिन इसकी एक लिमिटेशन थी। हमें ऑर्स्टेड ने ये नहीं बताया कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी एक करंट कैरिंग वायर की वजह से वो कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, वो नहीं बता पाए वो, राइट। तो उसको बताने के लिए जो हमारे पास अगले साइंटिस्ट आए, हिज नेम वाज बायो-सैवर्ट। सो बायो-सैवर्ट वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने हमको बताया कि एक करंट कैरिंग वायर में अगर आई एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है तो उसकी वायर की वजह से किसी पॉइंट के ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। इसका इन्होंने हमको फॉर्मूला दिया, एंड द फॉर्मूला वाज B is equal to mu naught by 4 pi multiplied by I dl cross r upon r cube. This is in the vector form. ठीक है, ये छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड है किसी करंट एलिमेंट की वजह से। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई वायर है, वायर में से करंट फ्लो कर रहा है आई, और इसका एक छोटा सा अगर हम टुकड़ा ले लें वायर का डीएल, ये बहुत छोटा सा है, ठीक है, और इसकी वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी पे अगर तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, सो सबसे पहले तुम ये देखोगे व्हाट इज द रेडियस वेक्टर आर, एंड देन यू विल अप्लाई दिस फॉर्मूला। ये है तुम्हारा डीएल वेक्टर, ये करंट की डायरेक्शन, दिस इज आर, और ये नीचे आर क्यूब, ये 4 पाई आई, सब कुछ पता चल गया तुमको। छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पे प्रोड्यूस होगी इस वायर के इस एलिमेंट की वजह से, दैट छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इनटू आईडीएल क्रॉस आर बाय आर क्यूब। और इसकी डायरेक्शन को निकालने के लिए हम यूज करते हैं राइट हैंड पाम रूल। सो यू प्लेस योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट and then you curl your fingers towards the point P. Now the fingers are curling into the paper, that means that is the direction of the magnetic field. Yes, ये था इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। अगर तुम्हें इसको स्केलर में कन्वर्ट करना है तो तुम्हें जस्ट ये dl क्रॉस r को खोलना पड़ेगा। dl क्रॉस r will be equal to dl into r into sine of theta, where theta is this angle. Theta is the angle between dl and
R. यस। फिर इसी बायट-सैवर्ट लॉ को यूज करके हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिराइव की। सबसे पहले तो कि अगर हमारे पास कोई इनफाइनाइट वायर, अच्छा इनफाइनाइट से पहले ना एक फाइनाइट वायर लेते हैं। सबसे पहला हमारे पास कंक्लूजन क्या निकला बायट-सैवर्ट लॉ का, कि अगर हमारे पास एक फाइनाइट लेंथ ऑफ वायर है, ये फाइनाइट है, ठीक है, इसकी कुछ लेंथ है L मीटर, और इसमें से कुछ करंट फ्लो कर रहा है I, और इस वायर की वजह से इफ यू हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट सम पॉइंट, लेट्स से दिस पॉइंट, सो द प्रोसेस इज, तुम कैसे निकालोगे, यू विल अप्लाई अ फॉर्मूला B इज इक्वल टू mu naught by 4 pi multiplied by I upon A into sine of phi 1 plus sine of phi 2। ठीक है, इसमें हमको पता है mu naught by 4 pi की वैल्यू हमको पता है, व्हाट इज mu naught by 4 pi, I भी हमको पता है, लेकिन ये तीन चीजें नहीं आ गई, A phi 1 phi 2, ये तीन नई चीजें आ गई, A phi 1 phi 2। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, from this point you drop a perpendicular, you drop a perpendicular, और ये जो perpendicular है इसको हम बोलेंगे A। और इस perpendicular से ऊपर की तरफ, इस पॉइंट की तरफ अगर तुम जाओगे, so this angle is called as phi 1। ये एंगल तुमको इसी डायरेक्शन में लेना है, क्लॉकवाइज। और अगर हम इस लाइन से नीचे की तरफ आए तो ये जो एंगल यहां पे बनेगा इसको हम बोलते हैं phi 2। So magnetic field will be calculated with the formula B is equal to mu naught by 4 pi I by A sin phi 1 plus sin phi 2। Okay? अब इसमें तुम्हारे कुछ फर्दर केसेस निकलते हैं। मान लो ये जो वायर थी, दिस वायर वाज इनफाइनाइटली लॉन्ग। So if this is an infinite long wire, then your phi 1 and phi 2 will both become equal to 90 degrees. Then your B will be equal to mu naught by 4 pi into I by A multiplied by sin phi 1 plus sin phi 2, which is equal to sin 90 plus sin 90, which is equal to 1 plus 1, which is equal to 2। ये तुम्हारा फॉर्मूला बन गया फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। सिमिलरली अगर तुम्हारे पास एक सेमी फाइनाइट वायर दे रखी है कि एक तरफ से तो ये इनफाइनाइट है, दूसरी तरफ से ये फाइनाइट है, तो इसके लिए भी तुम निकाल दोगे। मान लो यहाँ पे पॉइंट है, तो इसका phi 1 will be equal to 90 डिग्री और phi 2 will be equal to 0 डिग्री। बेसिकली नाउ यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। अब तुम इसको बड़े इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, राइट? तो हमने देख लिया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट लेंथ ऑफ वायर, हमने ये भी देख लिया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर, हमने ये भी देख लिया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सेमी फाइनाइट लेंथ ऑफ वायर। अब इसके बाद अगर मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके दूं तुम्हें, मैं बोलूं कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में से करंट फ्लो कर रहा है आई, तो बताओ इसके सेंट्रोइड पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा? तुम निकाल दोगे बड़े इजीली, क्योंकि दिस इज जस्ट लाइक 3 डिफरेंट वायर्स हैं, उसमें से करंट फ्लो कर रहा है। या फिर मैं तुम्हें बोलूं कि एक स्क्वायर है, स्क्वायर में से करंट फ्लो कर रहा है, उसकी वजह से कोई पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट है इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स, या फिर मान लो ये वाला पॉइंट है यहाँ पे, बताओ यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा इसकी वजह से, तो वो भी निकाल दोगे। नॉट अ बिग थिंग, राइट? सो बेसिकली अब तुम कॉम्बिनेशन ऑफ वायर्स को लेके यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस फॉर कैलकुलेटिंग द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ये सारी चीजें हमने अभी तक की हैं। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन करें, चलो लाइव क्वेश्चन करते हैं हम एक। ये मान लो तुम्हारे पास एक स्क्वायर, so you have A B C D, और जो इसमें से करंट फ्लो कर रहा है दैट इज 10 एम्पियर। ABCD में से जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज 10 एम्पियर, वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। और ABCD की जो लेंथ है, AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD, and all of this is equal to 10 meters। ओके, तो
मैं तुमको एक पॉइंट दे रहा हूं, कौन सा पॉइंट दे, ये वाला पॉइंट देता हूं। अच्छा ये वाला पॉइंट बताता हूं, ए पॉइंट। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए? तो बेसिकली तुम्हें 4 वायर्स के लिए अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ेगा। सबसे पहले यू विल कैलकुलेट दिस मैग्नेटिक फील्ड एट ए बिकॉज ऑफ द वायर ए बी। फिर तुम मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे एट ए बिकॉज ऑफ द वायर बी सी। फिर तुम मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे बिकॉज ऑफ द वायर सी डी। फिर मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे बिकॉज ऑफ ए डी। इसमें से कोई भी वैल्यू तुम्हें सीधा सीधा पता चल रही है? सो ए पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बिकॉज ऑफ दिस ए बी वायर, ए बी वायर की वजह से ए पे मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा है कि एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट होता है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड इज 0। सिमिलरली जो एडी वायर में करंट फ्लो कर रहा है, इस एडी वायर की वजह से ए पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल आल्सो बी इक्वल टू 0। ठीक है, जो ए पॉइंट है वो ए बी के भी एक्सिस पे आता है और एडी के भी एक्सिस पे आता है। तो मतलब दो चीजें तो हमारी सॉल्व होगी। अब हमें कैलकुलेट करना है बीसी की वजह से। So because of this BC wire, magnetic field at A will be equal to mu naught by 4 pi multiplied by current, इसमें से 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, divided by what is this distance, perpendicular distance 10 multiplied by sin phi 1 and sin phi 2। ये perpendicular distance, यहां से अगर तुम लाइन ज्वाइन करो, so phi 1 is equal to 45 degrees and phi 2 is equal to 0, so this is 1 by root 2 plus 0। तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 1 by root 2 times 10 raised to the power minus 7 टेस्ला। ये आ गया बीसी की वजह से। सिमिलरली सीडी की वजह से भी यू विल हैव द सेम वैल्यू, तो इसको तुम 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे एंड योर फाइनल आंसर इज root 2 times 10 raised to the power minus 7 टेस्ला। एंड द डायरेक्शन इज, तुम इसकी तरफ अपना थंब पॉइंट करो और देखो ए पे फिंगर्स कहां कर्ल कर रही हैं। सो फिंगर्स आर कर्लिंग आउट ऑफ द पेपर। ऑल्सो व्हेन द करंट इज गोइंग इन दिस वायर, फिंगर्स कहां कर्ल आउट कर रही हैं? आउट ऑफ द पेपर। मतलब कि द डायरेक्शन ऑफ द करंट, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज
out of the paper. ये समझ आई चीज जो अभी हमने किया, पूरा क्वेश्चन? प्लीज let me know. Yeah. Okay. If you have any doubts, please you can unmute yourself and ask. Or if you want me to repeat something. All good? Chalo ji. चलें, so we'll start with the new topic. And आज का जो हमें टॉपिक है, जो आज हमें बात करनी है, that is about, हमने इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीख लिया, हमने फाइनाइट वायर की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीख लिया, ट्रायंगल की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीख लिया, स्क्वायर की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीख लिया, रेक्टेंगल, पेंटागन, हेक्सागन, अब तुम्हारे पास जो भी आएगा तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड निकालने का बेसिकली तरीका आ गया. लेकिन व्हाट इफ दिस इज योर करंट कैरिंग वायर? If you have a circular current carrying wire, then what is the magnetic field at the center of this circle? Find magnetic field at point O. This is our next topic, to find magnetic field due to a circular current carrying wire. Magnetic field due to a circular current carrying wire. So इस पूरी वायर में से करंट फ्लो कर रहा है I, इस तरह से. Let's say the radius of the circle is R. तो R रेडियस का एक सर्कल बन गया और उसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज I. हमें कैलकुलेट करना है इस करंट की वजह से बिल्कुल सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा. सो एक काम करते हैं, इसका कुछ फॉर्मूला तो हमको पता नहीं है एज ऑफ नाउ, है ना. हमें तो स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला पता है कि अगर कोई सीधी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है उसका फॉर्मूला पता है, या फिर हमें छोटे से एलिमेंट का फॉर्मूला पता है. छोटा सा एलिमेंट डीएल अगर छोटा सा करंट का एलिमेंट है उसके लिए क्या फॉर्मूला है वो हमें पता है. सो हमें काम करते हैं, थोड़ा सा इसको अच्छे तरीके से बनाते हैं. So we have, let's say this is the current carrying element. ठीक है जी. तो इस current carrying element में the current that is flowing in this wire is, let's say, I. तो हम एक पर्टिकुलर एलिमेंट लेते हैं इसमें, लेट्स से इस बिल्कुल नीचे वाला ये वाला एलिमेंट ले लेते हैं, इतना वाला DL. So this element is DL और करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है इसमें? एंटी क्लॉकवाइज I. ओके, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है और DL एक छोटा सा लेंथ का टुकड़ा है यहाँ पे. इस छोटे से DL की वजह से यहाँ पे सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा? बहुत ही छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, राइट. और बायट-सैवर्ट लॉ के हिसाब से हमें पता है दिस विल बी इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इनटू छोटा सा ये जो करंट एलिमेंट है IDL क्रॉस R अपॉन R क्यूब. या ओके, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें इसको जी. सबसे पहले तो इसको स्केलर फॉर्म में लिखते हैं. सो दिस इज म्यू नॉट बाय 4 पाई मल्टीप्लाइड बाय करंट इनटू DL
इंटू आर, आर क्या है, ये रेडियस, इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन डीएल एंड आर। तो इस पॉइंट पे अगर छोटा सा तुम्हारे पास लेंथ है तो इसकी डायरेक्शन विल बी इक्वल टू दिस, इट्स लाइक अ टेंजेंट टू द सर्कल। और ये वाला जो पॉइंट है ये यहां पे ज्वाइन कर रहा है इस टेंजेंट को, इन दोनों के बीच में एंगल कितना होता है 90 डिग्रीज। तो यहां पे हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू साइन ऑफ 90 डिग्रीज डिवाइडेड बाय आर क्यूब, which will be further equal to mu naught by 4 pi multiplied by I into dl। ये r और एक r कट के नीचे बन जाएगा r स्क्वायर। ठीक है, साइन 90 बन गया 1। ऑल गुड, प्लीज गिव मी थम्स अप। ओके ओके, तो ये तो बन गया हमारे पास छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड एक छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से। अब अगर यहां पे मैं दूसरा एक करंट एलिमेंट ले लूं इस तरह से डीएल, उसकी वजह से भी सेम ही बनेगा। यू नो दिस इज छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड, छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ छोटा सा करंट एलिमेंट डीएल। अगर हमें पूरी वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, द कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस। ये पूरा बी बड़ा कैसे बन गया, क्योंकि हमने यहां पे इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट किया। तो छोटे डीबी को इंटीग्रेट करके हमारे पास बन गया बड़ा डीबी। और इस वाली साइड पे जब हम इंटीग्रेट करेंगे कांस्टेंट्स हमारे सारे बाहर आ जाएंगे। कांस्टेंट्स बाहर आने के बाद डीएल सिर्फ अंदर रह जाएगा, इंटीग्रेशन के अंदर हमारे पास बच जाएगा डीएल। ओके, सो वी विल बी लेफ्ट विद म्यू नॉट बाय 4 पाई मल्टीप्लाइड बाय करंट, करंट कॉमन आएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर भी कॉमन आएगा, मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। यह है छोटा सा करंट एलिमेंट डीएल, इतनी सी वायर, फिर थोड़ी सी और वायर, 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 एंड द कंप्लीट वायर द लेंथ इज इक्वल टू 2 pi r। So this is mu naught by 4 pi multiplied by r square, I upon r square into 2 pi r। सर ये वाली स्टेप रिपीट कीजिए ना प्लीज। यहां से करते हैं। एक छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था इस पूरी करंट कैरिंग वायर की वजह से सेंटर पे हमको निकालना था मैग्नेटिक फील्ड, पूरी करंट कैरिंग वायर की वजह से। लेकिन हमें पूरी करंट कैरिंग वायर की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने का कोई फॉर्मूला हमको पता नहीं है। तो हमने बोला कि यार ये उपसी, तो हमने बोला कि यार पूरी वायर की वजह से तो हमें नहीं पता चल रहा, लेकिन एक काम करते हैं, हम इस छोटे से एलिमेंट की वजह से निकाल लेते हैं। तो छोटे से एलिमेंट की वजह से जो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास आ गया, वो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड आ गया ये वाला म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई डी एल बाय आर स्क्वायर। सॉल्व करके हमारा ये आंसर आ गया। सो अगर हमें पूरी वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, सो पूरी वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हम इसको इंटीग्रेट करेंगे और इसको भी इंटीग्रेट करेंगे। और जब dB को इंटीग्रेट किया तो मेरे पास आ गया कैपिटल B। और जब इस वाली साइड को इंटीग्रेट किया, सबसे पहले तो कांस्टेंट बाहर निकाल लेते हैं, म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई बाय आर स्क्वायर। द ओनली थिंग दैट इज वेरिएबल इज द लेंथ, छोटी सी लेंथ। और छोटी सी लेंथ को जब हम इंटीग्रेट करेंगे, यू विल बी गेटिंग द कंप्लीट लेंथ विच इज this complete length. This is the circumference of a circle which is equal to 2 pi r. Making sense? किस किस को समझ में आ गया? Give me thumbs up.
ओके 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 सो हमारा क्वेश्चन था कि हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी बिकॉज ऑफ दिस कंप्लीट वायर। देखो इंटीग्रेशन हम कब यूज करते हैं? इंटीग्रेशन हम तब यूज करते हैं, मान लो तुम्हें एक बड़ी सी चीज के लिए कोई वैल्यू कैलकुलेट करनी है। मान लो इस पूरी वायर की वजह से यू हैव टू डू समथिंग। तुम्हारे पास ये वायर है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग तुम्हें कुछ कैलकुलेट करना है, लेकिन तुम्हारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। तो हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं। हम बोलते हैं कि इसके छोटे से टुकड़े की वजह से ये वाला इफेक्ट आएगा, फिर इसका नेक्स्ट छोटा सा टुकड़ा जो होगा उसकी वजह से ये वाला इफेक्ट आएगा, उसका नेक्स्ट छोटा सा टुकड़ा जो होगा उसकी वजह से ये वाला इफेक्ट आएगा, और इन सब टुकड़ों की वजह से ये पूरी वायर बन जाएगी। उसकी वजह से कुछ इकट्ठा इफेक्ट आएगा, उसको हम बोलते हैं अब हम इंटीग्रेट करेंगे। तो इस पर्टिकुलर वायर में छोटी सी लेंथ जो डीएल थी, उस छोटी सी लेंथ की वजह से ये वाला इफेक्ट आ गया, म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई डीएल बाय आर स्क्वायर। ये आया बायट-सैवर्ट्स लॉ से। हमें इफेक्ट चाहिए था पूरी वायर की वजह से, तो पूरी वायर की वजह से अगर हमें इफेक्ट चाहिए तो जहां जहां पे डीबी, डीएल, डीएक्स, डीवाई, डीजेड, डीजू, जो भी डी हमने यूज किया है, ये डीबी मतलब बहुत छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड, 0.00001 टेस्ला में आएगा। इतना कम मैग्नेटिक फील्ड क्यों आ रहा है? क्योंकि ये जो हमने डीएल चूज किया, ये डीएल इज 0.00001 मीटर। दिस इज ऑलमोस्ट जीरो लेंथ। ऐसे हमारे पास इनफाइनाइट टुकड़े हैं ऑलमोस्ट जीरो लेंथ के, उनको इकट्ठा करके जो हमारे पास बनेगा दैट विल बी द कंप्लीट लेंथ। तो कंप्लीट लेंथ पूरी सर्कल की कितनी है? अगर मैं ये सारे छोटे 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 टुकड़ों को इकट्ठा करके कंप्लीट कर दूं तो पूरे सर्कल में कितने टुकड़े मिलेंगे मेरे को, किस लेंथ के टुकड़े मिल जाएंगे? 2 पाई आर के। एंड द कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू बी। तो यहां से हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड निकल के आई दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई into I upon r square into integration of dl which is equal to 2 pi r. And from here you can say 2 pi and 4 pi. This will give you 2 r and r. Your final answer is mu naught I by 2r. मतलब कि एक करंट कैरिंग सर्कुलर वायर की वजह से सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड आता है, उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इज म्यू नॉट आई बाय 2r। सबसे पहले तो जिसको समझ में आ गया वो मेरे को एक बार थम्स अप दे दो। ओके, वेरी गुड। अगर सबको समझ में आ गया दैट्स वंडरफुल। हम सो प्लीज टेक अ मिनट, नोट दिस डाउन एंड देन विल डू अनदर एग्जांपल। ठीक है, ये हमने पूरे सर्कल की वजह से किया। अगले क्वेश्चन में क्या करते हैं, सेमी सर्कुलर वायर लेते हैं, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो यू जब नोट हो गया तब मेरे को थम्स अप दे देना, फिर हम अगला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ओके, ऑल गुड, चलें आगे। सो जस्ट रिमेंबर दिस। ठीक है, इसको याद भी रख लो, ये जो नीचे हमने ड्राइव किया ना, म्यू नॉट आई बाय 2r, सर्कुलर करंट कैरिंग वायर की वजह से सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है दैट इज म्यू नॉट आई बाय 2r, म्यू नॉट आई बाय 2r, म्यू नॉट आई बाय 2r।
ऑलराइट, एक काम करते हैं, सर्कुलर की वजह से, सर्कुलर की बजाय सेमी सर्कुलर वायर लेते हैं। ये एक सेमी सर्कुलर वायर है। सेमी सर्कुलर वायर की वजह से इसके सेंटर ओ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा? कैन यू प्लीज कैलकुलेट? करंट इसमें फ्लो कर रहा है आई। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने का तरीका वही है, ठीक है। जहां भी करंट फ्लो कर रहा है उसकी तरफ म्यू तुम अपना नॉट आई थंब, बाय आर। आई एम सॉरी, म्यू नॉट आई बाय आर। गलत, सिली मिस्टेक। सर्कुलर सर्कल की वजह से कितना आया था? म्यू नॉट म्यू आई। नॉट आई बाय 4 आर। हाँ जी, म्यू नॉट आई बाय 4r इज द राइट आंसर। गुड। हाँ, ठीक है। एवरीबॉडी एल्स प्लीज ट्राई योर क्वेश्चन। अपना जिस तरीके से हमने सीखा है उसी तरीके से इसको करने की कोशिश करो। आई नो रिद्धिमा इज साउंडिंग लाइक यू नो लाइक अ मैजिशियन राइट नाउ। तो मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि कैसे किया इसने, लेकिन एज ऑफ नाउ हमने जिस तरीके से सीखा है इसको उसी तरह से करते हैं हम, ठीक है। सो एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं हम, इस पूरे सेमी सर्कल का एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं। सो वी नो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस छोटा सा डीएल विल बी इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई इंटू डीएल क्रॉस आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। इसको स्केलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं हम। सो डीबी will be equal to mu naught by 4 pi multiplied by I into dl r sin theta। sin theta तो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि dl की डायरेक्शन ऐसे टेंजेंट की तरफ होगी, r की डायरेक्शन ऐसे होगी, दोनों के बीच में एंगल 90 होगा। सो sin थीटा लिखने की जरूरत नहीं है, और ये जो एक r है वो एक दूसरे r से कट जाएगा। वी आर लेफ्ट विद I dl अपॉन r स्क्वायर, बेसिकली सेम फॉर्मूला जो हमने अभी तक पिछले क्वेश्चन में यूज किया। ये तो है मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ अ छोटा सा करंट कैरिंग एलिमेंट डीएल। अगर पूरी वायर की वजह से मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, सो आई एम गोना इंटीग्रेट बोथ साइड्स and I will have the complete magnetic field which is equal to mu naught by 4 pi into I upon r square, और यहाँ पे length of this wire is half of the circumference of a circle, that is equal to pi r, which is equal to pi r r mu naught I by 4r। सो सेमी सर्कुलर करंट कैरिंग वायर की वजह से म्यू नॉट आई बाय 4r, ठीक है। तो अब रिद्धिमा ने इतनी जल्दी कैसे कर लिया? क्योंकि तुम देखो पूरा का पूरा क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही है, सिर्फ ये डीएल की इंटीग्रेशन जो हमने की है, ये डीएल की इंटीग्रेशन करके पाई आर लिखा है। पहले यहाँ पे पूरे सर्कल के लिए इसको 2 पाई आर लिखा था, आधे सर्कल के लिए इसको हम पाई आर लिख रहे हैं, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड आधे सर्कल के लिए हाफ हो जाएगी। तो पूरे सर्कल के लिए म्यू नॉट आई बाय 2r थी, आधे सर्कल के लिए म्यू नॉट आई बाय 4r है। अब अगर मैं तुम्हारा क्वेश्चन चेंज करके बोल दूं, ये है तुम्हारे पास 1/4 ऑफ अ सर्कल है, मतलब कि 90 डिग्री एंगल बन रहा है बीच में। तो इस करंट कैरिंग वायर की वजह से what will be the magnetic field at the center? The magnetic field at the center will be equal to mu naught I by 8r, और हाफ हो गया, करेक्ट। मतलब कि हर बार बेसिकली लेंथ में चेंज आ रहा है ना, एक बार लेंथ थी 2 पाई आर, दूसरी बार लेंथ थी पाई आर, तीसरी बार लेंथ थी पाई आर से भी हाफ। क्या ये चीज समझ में आई लेटेस्ट वाली, कि हमने डायरेक्ट कैसे कर दिया, शॉर्टकट कैसे कर दिया? प्लीज गिव मी अ थम्स अप।
Yeah. So if this is clear, तो फिर मैं अभी तुमको अब सबसे खतरनाक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं। अगला क्वेश्चन है, ये एक सर्कल की आर्क है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई। ये सर्कल अपने सेंटर पे एंगल एक्सटेंड कर रहा है, उस एंगल का मेजर है थीटा। ओके, ये एक करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क है। इसमें से कुछ करंट फ्लो कर रहा है आई, और जो अपने सेंटर पे ये एंगल सबटेंड कर रही है ये वायर, दैट एंगल इज इक्वल टू थीटा। सो दिस एंगल इज थीटा। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ओ बिकॉज ऑफ दिस वायर आई। ये थीटा जो है वो डिग्री में। उसी तरीके से करने की कोशिश करते हैं। यहां पे मान लो हमने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया डीएल। इस छोटे से डीएल एलिमेंट की वजह से जो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड बन के आएगा, दैट छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई मल्टीप्लाइड बाय आई इंटू डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। अब मैं सीधा इसको स्केलर फॉर्म में लिख रहा हूं, तो स्केलर फॉर्म में वी कैन राइट स्मॉल डी बी इज इक्वल टू ठीक है जी। ये तो कॉमन था अभी तक, चाहे सर्कल है, चाहे सेमी सर्कल है, चाहे आर्क है, हर जगह पे ये सेम चीज ही हो रही है। अब तुमको जस्ट ये लेंथ कैलकुलेट करनी है। हाउ मच इज दिस लेंथ? ओके, सो अगर हम इसको इंटीग्रेट करें अब, तो हमारे पास कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड आएगा, एंड कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई मल्टीप्लाइड बाय आई अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय दिस लेंथ, दिस लेंथ। तो क्या कोई मेरे को बता सकता है कि ये जो लेंथ है एल, थीटा एंगल कितनी लेंथ सबटेंड करेगा सर्कल के ऊपर? तो हमको एक चीज पता है कि अगर 2 पाई, अगर 2 पाई एंगल होता रेडियन में, चलो डिग्री में बात करते हैं, अगर 360 डिग्री एंगल होता, तो जो पूरी लेंथ सबटेंड होनी थी दैट वुड हैव बीन इक्वल टू 2 पाई आर। करेक्ट? 2 पाई आर जो लेंथ होती है वो सेंटर पे कितना एंगल बनाती है? 360। और अगर मेरे पास 1 डिग्री एंगल है, 1 डिग्री एंगल सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा? 1 डिग्री जो एंगल है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कितनी लेंथ लगेगी? दिस विल बी
2 pi r divided by 360. ओके और अगर मेरे पास थीटा डिग्री एंगल है तो थीटा डिग्री एंगल कितनी लेंथ बनाएगा यहां पे सर्कल के कॉरेस्पॉन्डिंग, दैट टोटल लेंथ विल बी इक्वल टू 2 pi r by 360 degree multiplied by theta. Okay, so this is 2 pi r multiplied by theta upon 360 degree. Okay, so this length will be equal to, इस लेंथ की जगह पे तुम लिख सकते हो 2 pi r multiplied by theta upon 360 degrees. तो ये 2 pi r तो पहले वाले क्वेश्चन में भी आ रहा था, याद है? सो 2 pi and 4 pi ये कट के बन जाएगा 2, r and r ये कट जाएगा, so you have mu naught I upon 2r multiplied by theta upon 360 degrees. ठीक है, सो तुम सोच के देखो, अगर पूरा का पूरा तुम्हें सर्कल दे रखा है, पूरे के पूरे सर्कल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r, राइट? ये पूरा सर्कल की वजह से। अगर हाफ अ सर्कल दे दिया तो इसको तुम हाफ से डिवाइड कर दोगे। अगर मान लो तुम्हें सिर्फ थीटा एंगल ही मिला है कि थीटा एंगल की वजह से ये लेंथ ही मिली है तुमको, सो बेसिकली व्हाट यू गोना डू इज यू विल डू थीटा बाय 360 डिग्री के 360 का कितना पार्ट हमको मिला है, हम वो रेशियो इसके साथ ऐड कर देंगे। अगर ये एंगल हमको रेडियन में दे रखा होता तो हम क्या लिखते, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई। अगर ये थीटा एंगल रेडियन में दे रखा है देन वी आर गोइंग टू राइट थीटा बाय 2 पाई। ओके, बेसिकली द पर्पस इज कि जो भी हमें एंगल दे रखा है हमें बस ये कैलकुलेट करना है कि कितनी लेंथ में करंट फ्लो कर रहा है। ऑलराइट, ऑल गुड, क्वेश्चंस करें हम इसके? ओह, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे मैंने डरा दिया तुम लोगों को बहुत ज्यादा। सो डोंट वरी, हम जैसे क्वेश्चंस करेंगे जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला, ठीक है? एक करंट कैरिंग सर्कुलर वायर की वजह से जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आता है, दैट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2r। अगर हाफ सर्कल दे रखा है, आधा सर्कल, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2r। इसको हाफ कर दो मैग्नेटिक फील्ड को, क्योंकि सर्कल हमारा आधा। अगर बिल्कुल इतनी इतनी आर्क दे रखी है, 1/4 आर्क दे रखी है, तो म्यू नॉट आई बाय 2 को 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर तुम्हें थोड़ी सी लेंथ दे रखी है, तुम चेक कर लो कि कितना दे रखा है तुमको। सो तुम म्यू नॉट आई बाय 2r याद रखो, ये पूरे सर्कल के लिए। उसके बाद जितनी भी लेंथ तुमको दे रखी है, तुम कॉरेस्पॉन्डिंग वो वाला फैक्टर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो बाकी तुम्हें टीचर्स बुक्स में सीधा लिखा होता है कि ये वाला फॉर्मूला है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा इसकी डेरिवेशन वगैरह में चले गए हैं, सो डोंट वरी अबाउट इट। ये डेरिवेशन तुमको कोई पूछेगा नहीं, तुम्हें बस बेसिकली ये याद रखना है कि करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2r। और इसको क्वेश्चंस में किस तरीके से यूज करना है, सो विल डू अ क्वेश्चन। लेट्स से ये हमारे पास एक सर्कल है, इस सर्कल का रेडियस इज इक्वल टू 5 मीटर्स, और एक तुम्हारे पास इसके बाहर सर्कल है, इसका रेडियस इज इक्वल टू 10 मीटर।
जो अंदर वाला सर्किट है उसमें इस तरह से एक करंट फ्लो कर रहा है 10 एम्पियर। जो बाहर वाला सर्कल है उसमें ऑपोजिट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है 20 एम्पियर। Find the magnetic field at the center of the circles. चलो पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं अंदर वाले सर्कल की वजह से, इनर सर्कल। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस इनर सर्कल, अंदर वाला ये जो सर्कल है, ये सर्कल दे रखा है और इसकी वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट इनटू करंट विच इज इक्वल टू 10 एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय 2 इनटू रेडियस, कितना दे रखा है इसका 5, सो 2 इंटू 5। तो बेसिकली तुम्हारा आंसर आ गया म्यू नॉट। म्यू नॉट टेस्ला आ गया अंदर वाले सर्कल की वजह से। बाहर वाले सर्कल की वजह से भी निकालें, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आउटर सर्कल। सो बाहर वाले सर्कल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई। करंट कितना फ्लो कर रहा है 20, करंट फ्लो कर रहा है 20 एंड 2 टाइम्स रेडियस इज 10। ओ, इसकी वजह से भी म्यू नॉट टेस्ला। तो अंदर वाले सर्कल की वजह से भी म्यू नॉट टेस्ला, बाहर वाले सर्कल की वजह से भी म्यू नॉट टेस्ला। सो टोटल जो है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा दैट इज म्यू नॉट प्लस म्यू नॉट, मतलब कि 2 म्यू नॉट टेस्ला। ठीक है, अंदर वाला एक सर्कल था, उसमें करंट फ्लो कर रहा था, उसका रेडियस दे रखा था, उसकी वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया दैट इज म्यू नॉट टेस्ला। फिर एक बाहर वाला सर्कल था, उसमें करंट फ्लो कर रहा था, उसका रेडियस हमको पता था, उसकी वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया दैट इज आल्सो म्यू नॉट टेस्ला। और टोटल जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा वो आ जाएगा म्यू नॉट प्लस म्यू नॉट, यानी कि 2 म्यू नॉट टेस्ला। All good. Please give me a thumbs up on this. Hello. समझ में आया? If not, बाकी लोग प्लीज गिव मी अ थम्स अप। अगर समझ में आ गया तो लेट मी नो। सर रिपीट कर दो। सो यहाँ पे बेसिकली हमको 2 अलग अलग वायर्स दे रखी हैं। जैसे पिछले क्वेश्चंस में क्या हो रहा था, हमने फॉर्मूला तो किया कि देखो एक करंट कैरिंग वायर है, फाइनाइट करंट कैरिंग वायर, उसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, एक पॉइंट पी पे तुमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो इसके लिए हमने बायट-सैवर्ट लॉ सीखा, कुछ लॉ वो सीख लिया। फिर सडनली जब क्वेश्चंस आने स्टार्ट हुए,
ओके, हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. यस सर. सो देखो जी, पहले बाइट-सेवर्ट लॉ के टाइम पे हमने क्या किया, एक ना वायर थी हमारे पास, उस वायर में हमको बोला गया कि एक वायर में से करंट फ्लो कर रहा है आई, और इसकी वजह से किसी पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ये इस तरह से वैल्यू आ जाएगी। हमें लगा कि ठीक है यार, समझ में आ गया, सब कुछ बढ़िया समझ में आ गया। लेकिन जब क्वेश्चंस करने की बारी आई तो वो लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के सेंट्रोइड पे करंट निकालो, मैग्नेटिक फील्ड निकालो। फिर हमको बोला गया कि एक स्क्वायर है, स्क्वायर के सेंटर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो। तुम देख रहे हो हुआ क्या हमारे साथ? पढ़ाया तो ये गया था कि एक करंट कैरिंग वायर है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना सिखाया गया था, लेकिन क्वेश्चंस करते के टाइम क्या हो गया, हमें दे दिया गया ट्रायंगल, हमें दे दिया गया स्क्वायर। बेसिकली सेम ही चीज है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा दी गया। हमें एक वायर के लिए फॉर्मूला पता है, राइट? वायर के लिए फॉर्मूला हमको ऑलरेडी आता है, तो वायर के लिए फॉर्मूला आता है। यहाँ पे बेसिकली 3 डिफरेंट वायर्स हैं, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है। तो तीनों वायर्स के लिए हम अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे और तीनों को ऐड कर देंगे, तुम्हारा नेट मैग्नेटिक फील्ड निकल के आ जाएगा। सिमिलरली फॉर द स्क्वायर्स, तुम्हारे पास 4 अलग अलग वायर तुमको दे रखी है, चारों की वजह से हम अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे, सबको ऐड कर देंगे, हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। सिमिलरली आज की क्लास में हमको क्या पढ़ाया गया है कि अगर एक करंट कैरिंग सर्कुलर वायर है, उसकी वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट आई बाय 2r। लेकिन जब क्वेश्चंस करने की बारी आई तो हमने क्या किया, एक वायर की बजाय हमने 2 वायर्स ले ली, एक ये करंट कैरिंग वायर, एक दूसरी करंट कैरिंग वायर ये। दोनों के सेंटर पे हमको निकालनी थी मैग्नेटिक फील्ड, तो बेसिकली दोनों के लिए हम सेम ही फॉर्मूला यूज करेंगे, म्यू नॉट आई बाय 2r। द ओनली डिफरेंस इज इसका जो रेडियस है दैट इज 5, इसका जो रेडियस है दैट इज 10। इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है ऊपर वाले में लेट्स से 5, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है बाहर वाले में दैट्स से 10। बेसिकली दोनों सर्कल्स के लिए, दोनों करंट कैरिंग वायर्स के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे B1, फिर ऊपर वाली वायर के लिए विल हैव इट B2, और जो भी इनका नेट रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आएगा दैट विल बी द फाइनल आंसर। ठीक है जी, ऑल गुड। बेसिकली एक वायर की जगह पे अब हमारे पास 2 करंट कैरिंग सर्कुलर वायर्स। ओके, so let's do a question for homework. So it is 8:27 now. ठीक है, एक क्वेश्चन मैं तुमको दे रहा हूं, ये है सेमी सर्कल। यहां से करंट फ्लो कर रहा है 10 एम्पियर। दिस छोटी सी साइड इज 2 meters, दिस इज 3 meters। ये एक पर्टिकुलर शेप बन गया है हमारे पास, ये एक सेमी सर्कल है, ये एक अंदर वाला सेमी सर्कल है, ये एक छोटी सी करंट कैरिंग वायर है, ये भी एक छोटी सी करंट कैरिंग वायर है। अब तुम्हारे पास 4 अलग अलग टुकड़े बन गए। तुम्हें करंट कैरिंग वायर की वजह से किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना आता है, तुम्हें करंट कैरिंग सेमीकंडक्टर की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड निकालना आता है। सो द क्वेश्चन इज फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट O। इस पूरे शेप में ये जो 4 टुकड़े हमने अलग अलग लगा रखे हैं, इसकी वजह से O पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, तुम्हें उसकी वैल्यू और उसकी डायरेक्शन निकालनी है। एंड दिस इज द एंड ऑफ दिस क्लास। So make sure you do this homework if you can do it right away, and everybody please send me your answers। जो भी तुम इस पे कैलकुलेशन करोगे, जो भी तुम ट्राई करोगे, इसको अगर नहीं भी आता तो जो भी तुम ट्राई करोगे, प्लीज सेंड मी ऑल दैट यू डू इन दिस ऑन व्हाट्सएप। ठीक है, फिर तुम्हारे आंसर्स को देख के मुझे आइडिया लग जाएगा कल की क्लास में मुझे किस लेवल से स्टार्ट करना है। ठीक है,
And tomorrow's class is going to be once again in the evening at 7:30 p.m. Okay, इसको सेम टाइम पे हम कंटिन्यू करते हैं. जब भी हमें मॉर्निंग में कंटिन्यू करना होगा, we will let you know. Okay, so it's going to be 9 to 10 in the morning, and or I was thinking if we can make it 8:45 to 9:45. जब भी ये वाली टाइम पे हम शिफ्ट करेंगे, I will let you know. लेकिन कल के लिए हम यही क्लास करेंगे 7:30 p.m. All right. So this was all in today's class, everyone. Please do send me your homeworks. Okay. Thank you very much, and bye. Bye, sir. Yeah. Thank you.